कौन कहता है कि कामयाबी सिर्फ किस्मत तय करती है? बच्चों, कौन कहता है कि कामयाबी सिर्फ किस्मत तय करती है? अगर इरादों में मजबूत हो, अगर इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ यूपी ट्रिपल एसएससी एएनएम एग्जाम, जो कि 5272 पोस्ट के लिए 11 जनवरी को एग्जाम होने वाला है। और मैं खास तौर से उन बच्चों के लिए ये स्पेशल सेशन, अगर किसी भी तरह का सिलेक्शन का आपका आखिरी अवसर बचा है, ओवर एज होने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम दिए, सफलता हाथ नहीं लग रही है, सक्सेस हाथ नहीं लग रही है, तो बच्चों आपको ये टॉपिक वाइज और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट सेशन देखने को मिलेगा। और जो जो भी बच्चे अगर इस सेशन को आप स्किप करेंगे, अगर आप इस सेशन को स्किप कर देते हैं, तो मुझे लगता है एग्जाम से आने के बाद में हो सकता है कि आपको पछतावा मिले। बहुत सारे हमारे यूट्यूब चैनल पर हमने कई सारे क्लासेस अटेंड किए, चूँकि अब 2 से 4 दिन का समय बच गया। इतनी जो क्लासेस थी हमारे सब्जेक्ट वाइज थी, टॉपिक वाइज थी, लेकिन ये रैपिड रिवीजन क्लास, इसके अंदर सारी सब्जेक्ट को हम कवर करने वाले हैं, टॉपिक वाइज कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत सारी सब्जेक्ट का एक इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाला है। जुड़े रहिए शुरू से लेकर के लास्ट तक। और जो बच्चे अभी नए हैं, जो भी बच्चे अभी हमारे इस चैनल पर नए आए, बच्चों बेल आइकन का ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अपकमिंग क्लासेस है वो भी मिलते रहें। फिर से कह रहा हूँ बच्चों, जिन बच्चों को लगता है कि ये मेरा आखिरी अवसर है, अब उसके बाद मुझे अवसर नहीं मिलेगा, या फिर पढ़ने के लिए मुझे समय नहीं मिल पाएगा, या फिर घर वाले मुझे ज़्यादा अब कोऑपरेट नहीं करेंगे, बच्चों ज़रूर ये सेशन देख लेना। इंपॉर्टेंट साबित रहने वाला है, आपकी सफलता की नींव बनने वाला है। और आपकी जो सक्सेस है उसमें कहीं कमियां रह गई, उन कमियों की ये पूर्ति करने वाला सेशन रहने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूपी ट्रिपल एसएससी एएनएम एग्जाम के बच्चों के लिए। चलिए हम शुरू करते हैं सेशन को। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। पढ़िए बच्चों अच्छी तरह से, ये डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, एक धूम्रपान करने वाला व्यक्ति पैकेट पर चेतावनी देखने के बावजूद ये मानने से इनकार करता है कि धूम्रपान उसके स्वास्थ्य के लिए बुरा है। कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म होंगे? 4 आपके सामने ऑप्शन है, रिप्रेशन, डिनाइल, प्रोजेक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट। बच्चों, मैं मेरे हर क्लास के अंदर कहता हूँ कि अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो मानिए कि 50% आपको आंसर आ गया। क्वेश्चन को समझ लेना ही 50% आंसर होता है। और ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्या कहना चाह रहा है कि एक व्यक्ति है, एक जो व्यक्ति है, और उस व्यक्ति को धूम्रपान करने वाला व्यक्ति पैकेट पर एक चेतावनी देखता है, उसके बावजूद भी वो इसे मानने को इनकार करता है, फिर भी वो धूम्रपान करता है। यानी चेतावनी लिखी हुई होती है, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर उसके बावजूद भी उसे मानता नहीं है, उसे इनकार करता है, उसे मना करता है, और फिर भी वो स्मोकिंग करता है। तो इससे हम क्या कहेंगे? देखिए, इस शब्द को पकड़िए, इनकार। इनकार करना क्या होता है बच्चों? डिनाइल। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है डिनाइल। इसका जो राइट आंसर है वो रहने वाला है। रिप्रेशन क्या होता है, प्रोजेक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनको भी समझना बहुत जरूरत है। आगे के जो क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर भी हम इन्हें समझेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, रिप्रेशन जो होता है वो होता है बच्चों अनकॉन्शियसली हमारी फॉरगेटफुलनेस। जो भी हमारी लाइफ के अंदर पुरानी जो बातें रही, हमारी लाइफ से जुड़े हुए जितने भी जो इवेंट रहे, उनको हम कि भूल जाते हैं, और वो हमारी माइंड से हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो जाते हैं, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं रिप्रेशन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है ब्लेमिंग टू अदर्स। दूसरों को दोष देना, उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। और डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जब हम किसी भी तरह की एक विपरीत परिस्थिति, जिससे हमें एंजाइटी होती है, टेंशन होती है, और वो हमारे लिए ज़्यादा पैनिक होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऑफिस के टाइम, ऑफिस आते हैं या सीनियर ने, किसी बॉस ने डांट दिया, हम रास्ते में आते हैं और गुस्सा किसी कुत्ते पे निकाल देते हैं, कोई जानवर है उसको लात मार दी, घर वालों पे चिल्ला रहे हैं, घर में है कि हम किसी सामान वस्तु को उठा कर हमने पटक दिया, तोड़ दिया, तो उसको अपन बोलते हैं विस्थापन, यानी डिस्प्लेसमेंट। हमारा जो गुस्सा है वो किसी और का था, लेकिन उसे हमने विस्थापित कर दिया। तो दीज ऑल आर अबाउट द डिफेंस मैकेनिज्म। बच्चों, मेंटल हेल्थ, नर्सिंग, साइकोलॉजी की डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 10 क्वेश्चन इसके अंदर हम करने वाले हैं डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड। तो लास्ट तक इस सेशन के साथ बने रहिएगा। कमेंट सेक्शन में आके जो भी आपको आंसर आ रहा है उसका कमेंट जरूर करें कि किस ऑप्शन में क्या इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, उदाहरण के तौर पर कि ए मैन हु इज पास्ड ओवर फॉर ए प्रमोशन एट वर्क गोस होम एंड स्टार्ट एन आर्ग्यूमेंट विद हिज वाइफ ओवर ए स्मॉल मैटर। एक व्यक्ति जिसे ऑफिस में प्रमोशन नहीं मिलता है और वह घर जाकर अपनी पत्नी से छोटी सी बात पर भी बहस शुरू कर देता है, इसे क्या कहेंगे?
क्या ये सब्लिमेशन है, क्या ये रिग्रेशन है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट है, या फिर रैशनलाइजेशन है? देखिए ऑफिस में प्रमोशन नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है? ऑफिस में प्रमोशन नहीं हुआ, इसकी वजह से वो व्यक्ति परेशान था, लेकिन वो आकर के अपनी पत्नी से छोटी सी बात पर ही बिना मतलब एक बहस शुरू कर दिया। गुस्सा किसका था कि ऑफिस में प्रमोशन नहीं हुआ, पत्नी पे निकाल दिया। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो है आपका सी जो इसका राइट आंसर रहने वाला है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। और अगर आपने इस तरह की पहले की क्लासेस देखी होंगी तो उसमें सिर्फ डिफेंस मैकेनिज्म का आपको मतलब मिलना होगा, लेकिन वो सारे क्वेश्चन जो एग्जाम्पल सहित है, डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है, उसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे गए, 10 के 10 क्वेश्चन हर एक अलग तरीके से, हर एक अलग डिफेंस मैकेनिज्म से आपको देखने को मिलेंगे। शुरू से लेकर लास्ट तक सेशन बने रहेगा। जो जो बच्चा इस सेशन के साथ जुड़ा रहेगा, एग्जाम में देखेगा कि हाँ ये क्वेश्चन वहाँ से आया जहाँ से मैंने ये सेशन देखा था, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। और इम्पॉर्टेंट ये बात है कि इसके अंदर न सिर्फ डिफेंस मैकेनिज्म, और भी कई तरह की अलग अलग सब्जेक्ट के हम क्वेश्चन इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिन जिन बच्चों ने, फिर बता रहा हूँ कि अभी भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बच्चों बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम के पर्पज से अच्छी अच्छी क्लासेस आपको मिलते रहे। ये जो मेंटल मैकेनिज्म है, ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इसका सेशन अभी तक हम अपनी ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अभी तक हम नहीं लेकर के आए थे, लेकिन आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक आक्रामक व्यक्ति अपने गुस्से को उत्पादक रूप देने के लिए बॉक्सिंग या फिर मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लेना शुरू कर देता है, इसे हम क्या कहेंगे? देखिए, एक व्यक्ति है जो आक्रामक स्वभाव का, यानी गुस्सेल स्वभाव का है। तो आक्रामक स्वभाव का है, गुस्सेल स्वभाव का है, लेकिन किसी हर किसी पे बिना मतलब का गुस्सा करेगा, आक्रामकता निकालेगा, तो समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन वही व्यक्ति अगर मुक्केबाज बन जाता है, अगर बॉक्सिंग बन जाता है और बॉक्सिंग करना सीख जाता है, मुक्केबाजी करना सीख जाता है, तो पूरी दुनिया उसकी तारीफ करता है, अच्छा मुक्केबाज, अच्छा बॉक्सर बन गया, तो दुनिया उसकी तारीफ करती है। तो अपने गुस्से को उसने अच्छी चीज में परिवर्तित किया। अगर वो किसी से गुस्सा करता, लड़ाई झगड़ा करता, तो लोग उसे नापसंद करते, लेकिन वो अपने आक्रामकता को, अपने गुस्से को उसने एक ऐसा प्रोफेशन बनाया जो कि बॉक्सिंग, यानी कि वो जो एथलीट बन गया, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है, चार आपके सामने ऑप्शन है, उदातीकरण, प्रतिक्रिया निर्माण, तदात्मीकरण या फिर अस्वीकार। डिनाइल तो हम पढ़ चुके हैं। आइडेंटिफिकेशन का मतलब दूसरों की चीज़ों को अपनी पहचान बना लेना। रिएक्शन फॉर्मेशन होता है कि जो किसी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में विचार है, वो नहीं रख करके हम उसका उल्टा विचार रखते हैं। लेकिन ये जो आंसर है, इसका राइट आंसर है बच्चों ए, सब्लिमेशन। यानी गुस्सेल स्वभाव का था, लेकिन उस गुस्सेल स्वभाव ने उसको एक अच्छा प्रोफेशनल बॉक्सर बना दिया, उसे हम क्या बोलेंगे? उदातीकरण, सब्लिमेशन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति जो अपने पड़ोसी को नापसंद करता है, वह जब भी उनसे मिलता है तो बहुत अधिक मिलनसार और विनम्र व्यवहार करता है। अभी मैंने बताया था बच्चों कि एक व्यक्ति अपने पड़ोसी को, सच में रियलिटी तो यह है कि वो उसे पसंद नहीं करता है, नापसंद करता है, लेकिन फिर भी जब उस व्यक्ति से वो मिलने जाता है, जब भी वो व्यक्ति उससे मिलता है, तो उससे बड़ी खुशी के साथ में, बड़ी विनम्रता के साथ में, बड़ी प्यार से बात करता है। तो दो अपोजिट चीजें, एक ही व्यक्ति की तरफ दोहरा व्यवहार होना, एक ही व्यक्ति के लिए, एक ही वस्तु के लिए, एक ही जगह के लिए दो अलग विचार रखना। दो अलग विचार क्या? कि उस व्यक्ति को देखिए नापसंद करता है, वो जो है उस व्यक्ति को नापसंद करता है, लेकिन फिर भी उसके साथ में वो मिलनसार है और विनम्र व्यवहार। दो अलग उसके बिहेवियर है, उसे पसंद नहीं करता है, लेकिन फिर भी जब मिलता है तो बड़ी प्यार से मिलता है। तो दो तरह की जो चीज़ें, यानी कि ये जो मिल रहा है, विनम्र व्यवहार कर रहा है, ये उसकी पसंद नहीं है, ये तो उसकी बनी बनाई प्रतिक्रिया, ये तो उसकी बनी बनाई रिएक्शन है। और जो बनी बनाई रिएक्शन होती है उसको अपन बोलते हैं बच्चों रिएक्शन फॉर्मेशन। बी इसका राइट आंसर है, रिएक्शन फॉर्मेशन। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे कमेंट करें। एक महिला जिसे बचपन में कुत्ते ने काट लिया था, उसे उस घटना की कोई याद नहीं है, लेकिन वह कुत्तों से बहुत डरती है। ए वुमन हु वाज बाइटन बाय ए डॉग इन चाइल्डहुड हैज नो मेमोरी ऑफ द इवेंट बट रिमेन्स अफ्रेड ऑफ डॉग। इसे क्या कहेंगे? क्या ये रिप्रेशन है, क्या ये रैशनलाइजेशन है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट है, या फिर ये सब्लिमेशन है? बच्चों मैंने कहा था कि प्रीवियस की हिस्ट्री की जो भी घटनाएं होती है उनको भूल जाना, हमारी लाइफ की हिस्ट्री की जो भी घटनाएं होती है उन्हें भूल जाना, उसको हम बोलते हैं रिप्रेशन। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला बच्चों रिप्रेशन, भूल जाना, अनकॉन्शियस माइंड में चले जाना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका जवाब देंगे आप। अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
पढ़िए बच्चों। A businesswoman who cheats on his taxes argue that everyone does it, so it's okay. एक व्यवसाय जो कि टैक्स चोरी करता है, टैक्स नहीं भरता, टैक्स में चोरी करता है, और वो तर्क देता है कि ऐसा मैं अकेला इंसान थोड़ी हूँ, ऐसे बहुत से लोग करते हैं, इसलिए ये तो ठीक है, क्या गलत कर दिया मैंने। तो उसने तर्क दिया, उसने तर्क ये दिया कि बाकी लोग कर रहे हैं इसलिए मैंने भी कर लिया, लेकिन ये तर्क जो है ठीक नहीं है। इरेशनल जो तर्क देता है, वो बिना मानने वाला, बिना जचने वाला, बिना समझ में आने वाला जो तर्क देता है, यानी कि बिना किसी तरह का एक व्यवस्थित तर्क नहीं दे पाता है, लेकिन अपनी बात को मनवाने के लिए वो ऐसी बातें रखता है, ऐसे तर्क रखता है जो कि अस्वीकार्य होता है, तो उसे हम बोलते हैं बच्चों रेशनलाइजेशन, युक्तिकरण। बच्चों फिर कह रहा हूँ, अपने सारे दोस्तों को ये शेयर करें जो भी नर्सिंग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एएनएम में पूछा जाएगा, किसी भी नर्सिंग कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मेंटल मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म से संबंधित क्वेश्चन है। एग्जाम्पल के साथ में एग्जाम के अंदर आपसे इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, या फिर डेफिनेशन दे दी जा सकती है, इसका आपसे नाम पूछा जा सकता है, लेकिन वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर करी है, डेफिनेशन भी, उनका नाम भी, और उनके एग्जाम्पल के साथ में। तो ये बहुत ही बेहतरीन आपकी क्लास रहने वाली, अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक छात्र जो परीक्षा में नकल करने के दौरान दोषी महसूस करता है, वह अपने दोस्त पर बेईमान होने का आरोप लगाता है। यानी कि एक छात्र जो है परीक्षा के अंदर चीटिंग कर रहा है, और जब कोई उससे पूछ रहा है कि चीटिंग क्यों कर रहा है, तो अपने दोस्त पर है कि वो आरोप लगा देता है, कहता है कि वो बेईमान है, वो भी तो चीटिंग करता है, वो भी तो चीटिंग किया, इसलिए मैंने भी कर लिया। यानी कि अपनी गलती के लिए दूसरे पे आरोप करना, उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, प्रोजेक्ट करना, प्रोजेक्ट, दूसरे पे उसने प्रोजेक्ट कर दिया, उसको अपन बोलेंगे बच्चों प्रोजेक्शन। यानी अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देना, उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है, लिख लेना की नोट्स में, दूसरों को दोष देना, दूसरों को दोष देना, इसको बोलते हैं बच्चों प्रोजेक्शन। और आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है दूसरों की नकल करना, दूसरों की नकल करना। जैसे कोई मूवी आती है, उस मूवी के अंदर कोई ड्रेसिंग का पैटर्न कैसा है, हेयर स्टाइल कैसी है, वो वैसी के वैसी हेयर स्टाइल वो दूसरा व्यक्ति भी अपना लेता है, यानी दूसरे की चीज़ को खुद अपना लेता है, उसको बोलते हैं अपन आइडेंटिफिकेशन। इस डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, कि अपना गुस्सा, अपना गुस्सा किसी और पे निकालना, किसी और पर निकालना। और रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब होता है कि विपरीत प्रतिक्रिया, विपरीत प्रतिक्रिया। एक व्यक्ति की उस जो उसके सामने व्यक्ति है उसके प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी मन से वो उसे पसंद नहीं करता, डिसलाइक करता है, लेकिन जब भी उसके सामने वो जाता है, जब भी वो आता है, तो बड़े प्यार से, बड़े इत्मीनान से बात करता है। तो ये है प्रोजेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिएक्शन फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। उदाहरण, उदाहरण क्या कह रहा है कि कॉलेज में तनावपूर्ण दिनों के बाद एक छात्र, एक 20 वर्षीय छात्र है, घर जाता है और अपने अंगूठे को चूसते हुए भ्रूण की स्थिति में सो जाता है। आफ्टर ए स्ट्रेसफुल डे एट कॉलेज, ए 20-year-old स्टूडेंट गोज होम एंड स्लीप इन ए फेटल पोजिशन वाइल सकिंग दियर थम। बच्चों में आपको बताना चाहूँगा कि जब हम अपनी मेच्योर एज में, यानी एडल्ट एज के अंदर हम मेच्योर हो चुके, लेकिन फिर भी बचपनी हरकतें करते हैं, बचकानी हरकतें करते हैं, बच्चों की जैसी हरकतें करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रिग्रेशन, रीग्रेशन, यानी कि अपने पूर्ण के बचपन में चले जाना। तो इसमें क्या है कि ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म व्यक्ति का यूज करता है जब वो एंजाइटी में होता है। और ऐसा यहाँ पर दिया गया है कि कॉलेज में तनावपूर्ण स्थिति के कारण, क्यों, क्योंकि कॉलेज में तनावपूर्ण स्थिति के उसने क्या किया, अंगूठे को चूसते हुए भ्रूण की स्थिति में, यानी अंगूठा कौन चूसता है, छोटे बच्चे चूसते, तो तनावपूर्ण उसका माहौल था, एंजाइटी था, टेंशन में था, टेंशन में होने की वजह से वो ऐसी रिएक्ट करता है, इस तरह का व्यवहार उसका हो जाता है कि जैसे अंगूठा चूस रहा है, और भ्रूण की स्थिति में यानी छोटे बच्चा किस तरह से सोता है वैसे सो गया। हमें ऐसा लगेगा कि ये बच्चे के जैसे क्यों कर रहा है, ऐसे तो बच्चे करते हैं, तो बच्चों की जैसे हरकतें करना उसको बोलते हैं रिग्रेशन। री का मतलब होता है, याद रखने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ बच्चों, री का मतलब होता है रिवर्ट, रिवर्ट, रिवर्ट मतलब पीछे चले, पीछे कहाँ, अपने बचपन में चले जाना, बचपन में चले जाना। और इसको हम क्या बोलेंगे, रिग्रेशन।
रिग्रेशन पीछे की अपनी जो बचपन यानी बचपन जैसी हरकतें करता है, बच्चों के जैसा व्यवहार करता है, बच्चों की जैसे एक्टिविटी करता है एक मेच्योर एज में, तो उससे हम बोलेंगे रिग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। A teenager start racing and talking exactly like a famous rock star to boost their self-esteem। एक किशोर है, वो अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए एक प्रसिद्ध रॉक स्टार की तरह कपड़े पहनता है और बात शुरू कर देता है। यानी कि कोई व्यक्ति है जो किसी फिल्म स्टार से है कि मोटिवेट होकर के और अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने आप को स्मार्ट हैंडसम दिखाने के लिए वो भी उस फिल्म स्टार के जैसे कि कपड़े पहनना शुरू कर देता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? मैंने बताया था आइडेंटिफिकेशन, यानी अपनी पहचान उसके जैसी बनाना है उसको, इसीलिए उसने वो कपड़े पहनना शुरू कर दिया। इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो रहने वाला बच्चों बी। क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यक्ति बहुत कंजूस और लालची है, वह समाज में लालच के खिलाफ अभियान शुरू कर देता है। यानी कि खुद लालची है, खुद कंजूस है, लेकिन दूसरों को ज्ञान देता है, दूसरों को कहता है कि नहीं आपको लालची नहीं बनना है, कंजूस नहीं बनना है, लालच बहुत बुरी बला है, इस तरह का ज्ञान देता है। यानी दो उसकी रिएक्शन है। दो रिएक्शन क्या कि वो खुद कंजूस है, खुद लालच करता है, लेकिन दूसरों को कहता है कि लालच नहीं करना। तो जो दूसरों को बात कर रहा है वो उसकी बनी बनाई बात है, वो सच नहीं बोल रहा है, उसके मन में ऐसा नहीं है, लेकिन वो रिएक्शन जो वो बनी बनाई, और जो बनी बनाई रिएक्शन होती है बच्चों उसको बोलते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। बहुत अच्छी तरह से मुझे लगता है कि ये इतना इजी ट्रिक्स के साथ में आपको और कहीं पर भी हो सकता है कि ये चीज़ें मिली या ना मिली हो, लेकिन मैं आपसे दावा करता हूँ कि इस सेशन के साथ बने रहेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इस सेशन के अंदर मिलने वाली। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 सिलेक्शन सेशन का। क्वेश्चन नंबर 11 हमारी जो क्लासेस होती है नर्सिंग एग्जाम मास्टर क्लास की यूट्यूब चैनल पर, सिलेक्शन सेशन के नाम से सारे नर्सिंग कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस है। तो लीजिए बच्चों अगला क्वेश्चन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? बच्चों किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। उसको बोलते हैं बच्चों नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किस तरह का होता है? इस तरह की उसकी संरचना होती है। उसको यहाँ पर एफरेंट आर्टियोल्स आती है, इधर एफरेंट आर्टियोल्स आती है। तो जो नेफ्रॉन होती है वो होती है फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा हार्मोन दूरस्थ कुंडलित नलिका में पानी के पुनरावसरण में मदद करता है? बच्चों कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करते जाएं कि जो जो भी आपको आंसर आ रहा है उसका आंसर जरूर करते जाएं। 4 आपके सामने ऑप्शन है, इंसुलिन, एडीएच, एड्रेनलिन या फिर ऑक्सीटोसिन। तो इसका जो राइट आंसर यानी कि कौन सा हार्मोन दूरस्थ कुंडलित नलिका में पानी के पुनरावसरण में मदद करता है? वाटर रीअब्जॉर्प्शन के लिए, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के लिए डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल्स पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वर्क होता है वो किसका होता है? इंसुलिन का होता है क्या? एड्रेनलिन का होता है क्या? ऑक्सीटोसिन का होता है क्या? तो वो होता है एडीएच, यानी कि वेसोप्रेशन, एडीएच। राइट आंसर इसका बच्चों बी। लेकिन ये भी समझ लेते हैं इंसुलिन का क्या काम होता है, यानी कि ये ब्लड शुगर को मेंटेन करता है। इंसुलिन जो होता है ब्लड शुगर को मेंटेन करता है। एड्रेनलिन जो होता है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एड्रेनलिन। यानी किसी भी तरह की आपको एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन यानी एलर्जी से संबंधित कोई रिएक्शन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए एड्रिनल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑक्सीटोसिन होता है रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीटोसिन बच्चों अगर ये क्वेश्चन पूछे कि कौन सीक्रेट करना है तो आपको बताना है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और सबसे खास बात जो है बच्चों, इसको जो है लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चों? लव हार्मोन के नाम से भी इसे जानते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज वेयर ब्लड फिल्ट्रेशन स्टार्ट इन द किडनी इज कॉल्ड। केशिकाओं का वह समूह जहाँ किडनी में रक्त निस्पंदन शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? क्या लूप ऑफ हेनले है क्या? ग्लोमेरुलस है क्या? रीनल पेल्विस या फिर यूथ्रा? बच्चों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस कहाँ होता है? देखिए ये एफरेंट आर्टियोल्स होती है और ये इफरेंट होती है। ये जो गुच्छा बनता है, ये जो गुच्छा बनता है ये पूछा गया हमसे, तो वो होता है ग्लोमेरुलस। क्या पूछा गया है? द क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज का द क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज का क्लस्टर होता है, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे हम ग्लोमेरुलस। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से करते जाएं।
किडनी से मूत्राशय तक मूत्र ले जाने वाली पेशी नलिका कौन सी होती है? द मस्कुलर ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर। पहले यूरिन का फॉर्मेशन किडनी करती है, किडनी से कुछ ऐसी नलिकाएं होती है जो कि मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, वो यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाते हैं और उन्हें हम बोलते हैं यूरेटर्स। फिर ब्लैडर से यूरिन जो एक्सटीरियर यानी बाहर निकलता है उससे बोलते हैं बच्चों यूरिथ्रा। लेकिन हमसे पूछा गया है किडनी से लेकर के ब्लैडर में, यानी कि ये किडनी है। और यहां से लेकर के ये जो ब्लैडर में लेके आ रहे इन नलिकाओं के बारे में पूछा गया, इन्हें बोलते हैं बच्चों यूरेटर। यूरेटर कहाँ है? ऑप्शन बी के अंदर, जो बी जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है यूरेटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूत्र प्रणाली का कार्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। क्या ये यूरिनरी सिस्टम रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर का, रक्तचाप नियमन का काम करता है क्या? एलिमिनेटिंग वेस्ट करता है क्या? बिल्कुल करता है। गैस एक्सचेंज करता है क्या? नहीं, ये नहीं करता है। लेकिन रेगुलेशन ऑफ पीएच लेवल, ए बी और डी जो तीन ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट है कि ये किडनी सिस्टम के काम होते हैं, यूरिनरी सिस्टम का होता है। लेकिन बच्चों गैस एक्सचेंज जो होता है, गैस एक्सचेंज जो होता है वो जो होता है वो काम किसका होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ये जो काम होता है ये किसका होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। ऐसे सवाल पर स्पेशली ध्यान देंगे। इज नॉट, इज नॉट, जितने सवाल पेपर में आएंगे, जितने क्वेश्चन पेपर में आएंगे कि इस चीज़ पर विशेष ध्यान रखें। जो नहीं है, चार ऑप्शन है, जो नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें है गैस एक्सचेंज, ये यूरिनरी सिस्टम का काम नहीं है। ये काम किसका है बच्चों? ये काम है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। रैपिड रिवीजन, बुलेट ट्रेन की तरह रैपिड रिवीजन आपकी क्लास चालू है और इस क्लास के अंदर मैं फिर से कहूँगा अपनी अटेंशन और कंसंट्रेशन बनाए रखें। हर एक क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करें बच्चों, बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 16 सिलेक्शन सेशन का नर्सिंग एग्जाम मास्टर क्लास की इस यूट्यूब चैनल पे। वेयर डज फर्टिलाइजेशन टिपिकली अकर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है बच्चों? सी ऑप्शन, फेलोपियन ट्यूब में। बच्चों अगर पूछे कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है तो बचाना है आपको फेलोपियन ट्यूब में यानी फेलोपियन नलिका में। लेकिन अगर ये पूछे कि इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, अगर आपसे पूछे कि इम्प्लांटेशन कहाँ होता है तो आपको बताना है बच्चों यूट्रस में। और जो ओवम है वो सीक्रेट कौन करता है? ओवम सीक्रेशन। ओवम जो है वो सीक्रेट कौन करता है? तब आपको बताना है कि ओवेरी। तब आपको बताना बच्चों ओवेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस हार्मोन को गर्भावस्था हार्मोन के रूप में जाना जाता है? चार आपके सामने है, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और डी कह रहा है एफएसएच। चार आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, जल्दी से कि कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आपको ए लग रहा है, क्या बी लग रहा है, क्या सी ऑप्शन लग रहा है क्या? बहुत ही ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से क्वेश्चन रहने वाले हैं, पढ़िए अच्छी तरह से और जरूर से कि जवाब करें। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है प्रेगनेंसी हार्मोन इनमें से कौन सा है? एस्ट्रोजन है क्या? टेस्टोस्टेरोन है क्या? देखिए टेस्टोस्टेरोन का प्रेगनेंसी किसको होती है? फीमेल्स को होती है। तो फीमेल्स जो होती है उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, उसका कोई स्पेसिफिक वर्ग होता ही नहीं है। ये तो जो होता है मोस्ट कॉमनली मेल के अंदर होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रोजेस्टेरोन की। सी जो है वो उसे कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी हार्मोन है। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए, लंबे टाइम तक है कि फीटस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, प्रेगनेंसी मेंटेन रखने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है उसे प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से जानते हैं। और जो चार आपके सामने ऑप्शन दिख रखे हैं उससे अपन बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। और बच्चों अगर ये पूछा जाए मुख्य रूप से, अगर मुख्य रूप से प्रेगनेंसी हार्मोन के बारे में पूछा जाए तो कौन सा? तो बच्चों होता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। लेकिन ये तो हमारे ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है, हमारे ऑप्शन में दे रखा है प्रोजेस्टेरोन। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है प्रोजेस्टेरोन। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी इसमें कह रहा है द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ए मेच्योर एग फ्रॉम द ओवेरी इज कॉल्ड। बच्चों मैंने बताया था
कि जो एग है, एग जो होता है उसको कौन रिलीज करती है, ओवम को कौन रिलीज करती है, तो उसे रिलीज करती है ओवेरी। लेकिन ये नहीं पूछा गया, पूछा कि उस रिलीज करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उस रिलीज करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या ये वो मेंस्ट्रुएशन हो, क्या है? नहीं, मेंस्ट्रुएशन नहीं बोलता है। मेंस्ट्रुएशन जब मेंसेस होती है, यानी कि जब 3 to 4 डेज की जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है, तो उसके अंदर जब ब्लीडिंग होती है तो उससे बोलता है मेंस्ट्रुएशन। ओवम को रिलीज करने की प्रक्रिया जो होती है वो होता है बच्चों ओवुलेशन, जो कि हमारा राइट आंसर है बी। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि जो फर्टिलाइज एग है, जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में उसका कहाँ पर है कि वो अपना है कि निर्माण शुरू करता है, तो उससे अपन बोलते हैं इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन जो होता है स्पर्म और ओवन का निषेचन, उसको अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है इसका रहने वाला है ओवुलेशन, क्योंकि वही हमसे पूछा गया है कि ओवम को सीक्रेट करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या बोलेंगे बच्चों, ओवुलेशन। क्वेश्चन नंबर 19 करें, पुरुषों में कौन सी ग्रंथि वीर्य के अधिकांश तरल भाग का निर्माण करती है? वो कौन सी ऐसी वेसिकल्स है जो कि ह्यूमन बींग के अंदर और ह्यूमन में भी खास तौर से मेल के अंदर सीमन का प्रोडक्शन कौन करती है? टेस्टिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल्स या फिर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है, याद रखने वाली चीज़ है, एनाटॉमी से क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है सेमाइनल वेसिकल्स। ये जो है पढ़िए बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है शुक्राणु जनन कहाँ होता है? एपेंडिडाइस में, वेस्ट डिफरेंस में या फिर सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में या फिर प्रोस्टेट में? तो शुक्राणु जनन जो है उसकी प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो बच्चों आपको बताना है शुक्रजनक नलिकाओं में, यानी सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर, सी। बने रहिए हमारे साथ में। फिर बता रहा हूँ कि जिन जिन बच्चों ने अभी तक है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बच्चों सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसके अंदर ये वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। और इसके अंदर एक वीडियो भी हमने एक ही आपके लिए बनाया है, एक वीडियो भी इंपॉर्टेंट कि एग्जाम के दौरान किस तरह से आपको पेपर करना है, एग्जाम से 2 दिन पहले आपको किस तरह से प्रिपेयर होकर के जाना है, एग्जाम देने जाने के लिए आपके पास में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, OMR सीट यानी कि ऑफलाइन जो आपका पेपर होगा वो सीट आप किस तरह से फिल करें ताकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, गलत तरीके से OMR सीट फिल नहीं करना है, ये सारी डिटेल्स मैंने दे रखी है इस यूट्यूब चैनल के वीडियो के अंदर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी एग्जाम में टॉप करने के 10 टिप्स नाम से एक वीडियो है, आप उससे जाकर के ज़रूर से देखें, पूरा देखें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि बच्चे तैयारी सब करते हैं, साल भर मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन वो जो 2 घंटे का एग्जाम के अंदर ड्यूरेशन होता है उसमें कुछ गलतियां ऐसी करते हैं जिनमें उनके सवाल जो सही होने वाले होते हैं उनको आते हैं वो भी गलत कर बैठते हैं। तो इस तरह के सवाल को गलत करने से हम कैसे बचे, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे, OMR सीट जो है वो किस तरह से फिल करें, इसका एक वीडियो मैंने डाल रखा है, एक वीडियो अपलोड कर रखा है, उसे आप जरूर है कि जा करके देखें। उससे आपको एग्जाम के अंदर बहुत बेहतरीन अंदर परिणाम सुख तो आएगा ही आएगा, लेकिन आप बहुत ही अच्छी टॉप रैंक के साथ में कि क्वालिफाई करेंगे, ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि आपको वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21, हृदय का कौन सा कक्ष ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है? विच चैम्बर ऑफ द हार्ट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द एंटायर बॉडी? बच्चों ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन भी है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं आप कि इसका जो राइट आंसर है ना वो क्या है। यानी कि एक सा कोई चेम्बर है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को है कि पंप करता है। बच्चों डी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, डी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो सबसे पहले किस में आएगा? वो आएगा राइट एट्रियम में, जो कि कौन लेकर के आती है? वेंस। वेंस ब्लड को लेकर के आती है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। फिर राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद में बच्चों लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर इस ब्लड का क्या हो जाता है यहाँ पर? ऑक्सीजनेशन, यानी कि इस ब्लड का हो जाता है ऑक्सीजनेशन। और फिर उसके बाद में ऑक्सीजनेशन होने के बाद में ये जो ब्लड आता है वो कहाँ आता है? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के आने के बाद में बच्चों कहाँ आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद में एओर्टा से होता हुआ, एओर्टा से होता हुआ कंप्लीट बॉडी को ऑक्सीजनेट यानी कि प्योर ब्लड जो है वो सप्लाई होता है। वही हमसे पूछा गया है कि हृदय का कौन सा कक्ष ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन सा पंप करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि आपका ऑप्शन डी में दे रखा, ऑप्शन डी, लेफ्ट वेंट्रिकल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हृदय का पेसमेकर कौन है? क्या एवी नोड, एसे नोड, परकिंस फाइबर्स या फिर बंडल ऑफ हिंज?
बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है ऐसे नोड। और इसका एक और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्ट ऑफ हर, हृदयों का हृदय किसे कहता है? हृदयों का हृदय, हृदय का हृदय किसे कहा जाता है? तो अब भी आपको बताना है ऐसे नोड। क्वेश्चन नंबर 22, हृदय का पेसमेकर किसे कहता है? तो उसका आंसर है ऐसे नोड। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच ब्लड वेसल्स कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स? हार्ट से लेकर के लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन लेकर के जाती है? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहता है वाला है पल्मोनरी आर्टरी। ये एक अपवाद होता है कि जो आर्टरी में देखिए मोस्टली है कि प्योर ब्लड होता है। हमारी बॉडी में जितनी भी आर्टरीज होती है उसमें प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन एकमात्र आर्टरी जो कि पल्मोनरी आर्टरी होती है, इसके अंदर जो ब्लड होता है, इसके अंदर जो ब्लड होता है वो बच्चों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन ये जो पल्मोनरी वेन होती है इसके अंदर जो बच्चों ब्लड होता है वो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सी रक्त वाहिका हृदय से फेफड़ों तक ऑक्सीजन रहित रक्त को लेकर के जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो रहने वाला आपको पल्मोनरी आर्टरी। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है द वॉल बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, द वॉल बिटवीन लेफ्ट, बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में वाल कौन सा होता है? बच्चों याद रखना, अगर बाएं पूछे, कौन सा? बाएं पूछे, बाएं आलिंद और बाएं नीले के, नहीं कि ये एट्रियम और ये वेंट्रिकल, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ये जो वाल होता है और कौन सा? बाएं। तो अब तो आपको कौन सा बताना है? चार आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में। तो आपको ऑप्शन बताना है बच्चों बाइकस्पिड वाल यानी कि मिट्रल वाल। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है मिट्रल वाल, बी। लेकिन अगर बाएं नहीं पूछे, यहां पर पूछे आपसे दाएं, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, किसके बारे में? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। तब आपको बच्चों बताना है ट्राइकस्पिड वाल। कौन सा वाल होता है? ट्राइकस्पिड वाल। ये चीजें याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो। वयस्क की सामान्य आराम की गति कितनी होती है, जो कि हार्ट की? बच्चों जब व्यक्ति रेस्ट कर रहा था, जब आराम से बैठा है या फिर लेटा है, तो रेस्टिंग कंडीशन के अंदर नॉर्मल हार्ट रेट होती है वो कितनी होती है? 50 से 60, 72 से 80, 100 से 120 या फिर 40 से 50। हमने पढ़ा है कि जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है वो 62 लेकर के 100 के बीच में होती है। तो ऑप्शन बी जो है 72 से लेकर के 80, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये 60 से 80 के बीच वाला ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा बी, बी। रेस्टिंग हार्ट के बारे में पूछा। अगर आप दौड़ के आ रहे हैं, अगर कोई हैवी एक्सरसाइज करता है, हो सकता है कि वो 100 भी हो, 120 तक भी चला जा सकता है, तब भी वो नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे? रेस्टिंग कंडीशन। इसका आपको खास तौर से ध्यान रखना है। रेस्टिंग कंडीशन में अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है 72 से लेकर के 80। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है फेफड़ों में गैस विनिमय का स्थान क्या होता है? साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इन द लंग्स, क्या ब्रोंकाई में होता है, ट्रैकिया में होता है, एल्वियोलाई या फिर फेरिंग्स में? तो देखिए बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पहले अपन बात करते हैं फेरिंग्स आता है और ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लेकिन जो गैस का एक्सचेंज होता है वो होता है मेनली एल्वियोलाई के अंदर। ये आपको याद रखना है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहना है कि गैसों का एक्सचेंज जो होता है वो कहाँ होता है? एल्वियोलाई के अंदर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रेसनिक का सामान्य नाम क्या है? कॉमन नेम ऑफ द फेरिंग्स। फेरिंग्स को किस नाम से जानते हैं? क्या ये वॉइस बॉक्स होता है क्या? नहीं बच्चों, वॉइस बॉक्स को हम किस नाम से जानते हैं? लैरिंग्स के नाम से। वॉइस बॉक्स को किस नाम से जानते हैं? लैरिंग्स। लेकिन थ्रोट, थ्रोट जो होता है इसका जो दूसरा नाम होता है फेरिंग्स। यही तो हमसे पूछा है एग्जाम में कि फेरिंग्स जो होता है उसको थ्रोट के नाम से जानते हैं बच्चों, और वाइंड पाइप जो होती है उसका नाम होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया को किस नाम से जानते हैं? वाइंड। वाइंड का मतलब होता है हवा, जिस पाइप से हवा का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो छोड़ी जाती है, ऑक्सीजन ली जाती है ट्रैकिया से, उसका नाम होता है वाइंड पाइप। लेकिन अगर अपन बात करें फूड की, अगर बात करें फूड पाइप की, तो आपको बताना है ईसोफेगस।
आपको बताना इसोफेगस, ये जो पार्ट है ये होता है बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ये जो पार्ट है ये किसका होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये जो होता है ये होता है जीआई सिस्टम। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फूड पाइप जो है वो किसका पार्ट है, वाइंड पाइप है वो किस सिस्टम का पार्ट है। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लेना, बहुत अच्छी तरह से रट लेना, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 28, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने वाला फ्लैप कौन सा होता है? कार्टिलेज फ्लैप प्रिवेंटिंग फूड इंटरिंग इनटू द ट्रैकिया। देखिए ट्रैकिया और इसोफेगस जो होता है, ये ट्रैकिया और ये इसोफेगस, ट्रैकिया और इसोफेगस दोनों पास पास में होता है। तो जो फूड होता है वो यहाँ पर जो है ट्रैकिया के अंदर जाने से रोकने के लिए, ट्रैकिया में प्रिवेंट करने के लिए एक कार्टिलेज होता है, उस कार्टिलेज का नाम क्या है? तो बच्चों इसका आंसर आपको करना है एपिग्लोटिस। बी जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 29, श्वसन के दौरान डायफ्राम क्या करता है? ड्यूरिंग इनहेलेशन, ड्यूरिंग इनहेलेशन डायफ्राम क्या करता है? इनहेलेशन का मतलब इन यानी अंदर, हेलेशन यानी श्वास लेना, अंदर की ओर जब हम सांस लेते हैं इस तरह से, तो जब हम अंदर की ओर सांस लेंगे तो क्या होगा? डायफ्राम यहाँ होता है, डायफ्राम यहाँ पर होता है। तो क्या डायफ्राम ऊपर आएगा या फिर नीचे जाएगा? बच्चों सांस लेंगे तो डायफ्राम कहाँ जाएगा? नीचे। तो वो आपके ऑप्शन में दे रखा है मूव डाउन एंड कॉन्ट्रैक्ट। बी जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है कि डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और मूव डाउन होगा। इस तरह के जब भी सवाल आए आपको बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझना है। और ये मेरी हमेशा टैगलाइन भी रहती है कि क्वेश्चन को समझ लेना ही 50% आंसर होता है। तो बच्चों बहुत ही अच्छी बात है कि ड्यूरिंग इनहेलेशन डायफ्राम जो होता है कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड मूव डाउन। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, सांस लेने की इच्छा को जगाने वाली कौन सी गैस होती है? बच्चों जब हमारा मन करता है कि हम ठीक तरह से सांस नहीं ले पा रहे, कहीं ऐसी जगह चले कि जब हमें अच्छे से सांस आए, तो वो कब होगा? वो तब होगा जब हमारे लंग्स के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होगा। तो यही सवाल हमसे पूछ रहा है, सांस लेने की इच्छा कब होती है? जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 31, फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, ब्लड का जो मोस्टली लिक्विड पार्ट होता है, फ्लूइड पार्ट होता है, वो कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन होता है क्या, प्लाज्मा, प्लेटिलेट्स या फिर सीरम? बी ऑप्शन जो है बच्चों इसका राइट आंसर रहने वाला है। देखिए जो ब्लड होता है, ब्लड का मैक्सिमम पोर्शन जो होता है वो होता है लिक्विड, और जो लिक्विड होता है उसमें भी कौन सा होता है? प्लाज्मा, इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 32, बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड? क्या वो लीवर होता है क्या, क्या पैनक्रियाज होती है क्या, किडनी या फिर हार्ट? तो बच्चों इसका जो आंसर आपको करना है पैनक्रियाज, इसका आंसर करना है आपको पैनक्रियाज जो होता है। एक एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों का ही ये काम करता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको आंसर करना है बच्चों, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है, समझना है और ये जानना है कि क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अगर आवाज़ नहीं आ रही हो तो ये भी बताएं। वॉइस बॉक्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? वॉइस बॉक्स बताया था मैंने बच्चों अभी, लैरिंग्स। वॉइस बॉक्स को किसके नाम से जानते हैं? लैरिंग्स, यानी वॉइस बॉक्स होता है और इसे मेडिकल के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। ट्रेकिया को हमने पढ़ा था, इसको वाइंड पाइप के नाम से जानते हैं। और इसोफेगस को हमने पढ़ा था, इसको फूड पाइप के नाम से जानते हैं। फेरिंग्स को हमने पढ़ा था, इसको थ्रोट के नाम से जानते हैं। अभी इस क्वेश्चन से पहले हमने डिस्कस किया था। बहुत अच्छी बात है कि आपकी तैयारी अच्छी है, बहुत सारे कमेंट सेक्शन के अंदर राइट आंसर कर रहे हैं, अच्छी बात है बच्चों। अगर इस तरह के आप कमेंट सेक्शन में राइट आंसर देते जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी है और जल्दी ही आप सरकारी नौकरी लगने वाले हैं। 34, शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहे। अगर आपको सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाने वाले वो क्वेश्चन जो रिपीटेडली पूछे गए हैं, सस्पेंस में रहते हैं, डाउट्स में रहते हैं और इन्हें आप बार बार भूल जाते हैं, तो ये वो सिलेक्शन सेशन है जिसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान और इजी ट्रिक्स के साथ में मैं आपको समझाने वाला हूँ। बच्चों ध्यान देना है, एक भी है कि आप इस सेशन के अंदर 1 मिनट के लिए भी आप स्किप नहीं करें, शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहे। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विटामिन सिंथेसाइज्ड विथ सनलाइट, सूरज की रोशनी जो होती है वो कौन सा विटामिन करती है? डी, विटामिन डी। इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन डी। लेकिन बच्चों हमारे क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट खास बात है, वो हम ये डिस्कस करते हैं कि इन ऑप्शन से रिलेटेड और कितनी तरीके के एग्जाम के अंदर के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बच्चों बताना आपको नाइट ब्लाइंडनेस, और इसको बोलते हैं रतौंधी।
रात में नहीं दिखता है, इसलिए विटामिन ए की डोज लगती है बच्चे को 9 डोज दी जाती है। विटामिन ए की जो होती है 9 डोज दी जाती है, ऑरल रूट से दी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है बच्चों। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है स्कर्वी। और विटामिन सी जो होता है वो किस तरह के फ्रूट से मिलता है, तो सबसे आपको बताना है कि श्योर फ्रूट्स, साइट्रस, साइट्रस फ्रूट, उनमें से भी सबसे ज्यादा आंवला, आंवला यानी कि साइट्रस जो खट्टे फल है, आंवला है, ऑरेंज है, कीवी है, इस तरह के फ्रूट्स के अंदर विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको बताना है रिकेट्स। ऑस्टियोपोरोटिक बोन होती है, विटामिन डी जो होता है वो मोस्टली बोन स्ट्रेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और बच्चों अगर विटामिन के की कमी होगी, अगर विटामिन के की कमी होगी तो ब्लीडिंग से संबंधित ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हेमरेजिक हेमरेजिक डिजीज कंडीशंस हो सकती है, क्योंकि विटामिन के हो जाए खून का थक्का बनाने का काम करता है, और विटामिन के की कमी होगी तो खून का थक्का नहीं बनेगा, थक्का नहीं बनेगा तो ब्लीडिंग होगा। तो ये चार चीज़ें आपको याद रखना है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, जो कि साइट्रस फ्रूट के अंदर विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन डी जो होता है वो हमें सनलाइट की वजह से मिलता है, लेकिन विटामिन के की अगर बात करें तो अगर इसकी कमी होगी तो ये हमें ब्लीडिंग यानी कि जितने भी जो ब्लीडिंग हेमरेजिक डिसऑर्डर्स है होता है। विटामिन के होता है ये एट बर्थ इसकी वैक्सीन लगती है, एट बर्थ 4 रूट से दिया जा सकता है, ऑरल, सबकुटेनियस, आईएम और आईवी। ये प्रीवियस क्लास के अंदर ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हृदय के चारों ओर की झिल्ली कौन सी होती है, डबल लेयर मेम्ब्रेन अराउंड द हार्ट की चारों ओर कौन सी होती है, तो चार मोस्टली अपन बात करें पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, लेकिन उनमें से जो सबसे बाहर की होती है वो होती है बच्चों पेरिकार्डियम। ये 3 लेयर होती है मोस्टली, लेकिन अपन बात करें हमसे क्या पूछा गया है, बाहरी ओर, चारों ओर की पूछा है, यानी कि बाहरी ओर की पूछा है। बी आंसर जो आपका पेरिकार्डियम इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, GFR किस अंग के कार्य का माप है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, क्या ये हार्ट से संबंधित है, किडनी से संबंधित है, लीवर से संबंधित है, या फिर लंग से। यूरिनरी सिस्टम के अंदर हम पढ़ते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, किडनी, इसका जो राइट आंसर है वो बच्चों सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है एनीमिया किसी कमी से होता है, तो ऑप्शन बी जो है वो है आयरन एंड फॉलिक एसिड की कमी के, आयरन की कमी से मोस्टली जो है एनीमिया का रोग, यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी होगी। आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस नहीं होगा, और जब हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हम उसे कहेंगे एनीमिया यानी कि खून की कमी। नेक्स्ट कह रहा है एयर वॉल्यूम इन नॉर्मल ब्रीथ, एयर वॉल्यूम इन ए नॉर्मल ब्रीथ उससे क्या कहते हैं। सबसे पहले बच्चों इसको समझने वाली जरूरी चीज़ होती है, इसका राइट आंसर है टाइडल वॉल्यूम। इसका जो राइट आंसर है वो बच्चों टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि जब आप एक बार में सांस लेते हैं और उससे वापस छोड़ते हैं, एक ब्रीथ के अंदर जो आपने सांस ली और इसको वापस छोड़ी, इसे क्या बोलते हैं, इसे अपन बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम के आगे आपसे एग्जाम के अंदर मात्रा पूछ ली जाए तो आपको याद रखना है बच्चों 500 ml। कितनी होती है, 500 ml। जो सामान्य श्वास में हवा की जो मात्रा होती है वो होती है 500 ml, और उससे हम किस नाम से जानते हैं, टाइडल वॉल्यूम। बच्चों 2-4 दिन और आपके एग्जाम के रह गए, इन 2-4 दिनों के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, सेलेक्टेड क्वेश्चन, सेलेक्टेड टॉपिक, जो टॉपिक आप रिपीटेडली है कि एग्जाम के अंदर देखते हैं भूल जाते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैटरनल केयर हो गया, न्यूबॉर्न केयर हो गया, न्यूट्रिशन से कुछ क्वेश्चंस हो गए, पीडियाट्रिक्स से कुछ क्वेश्चंस हो गए, रोल ऑफ आशा, रोल ऑफ एएनएम, रूरल हेल्थ मिशन के बारे में, पीएससी सीएससी के बारे में, प्राइमरी सेकेंडरी प्रिवेंशन के बारे में बहुत सारी क्लासेस हमने ऑलरेडी चैनल पे दे रखी है, लेकिन फिर भी आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। वो सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन, वो सारे सेलेक्टेड टॉपिक हम आपको रिवाइज कराने वाले, रैपिड रिवीजन कराने वाले इस चैनल पे। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और जितना मेरी काइंडली आपसे रिक्वेस्ट रहेगी बच्चों, तभी आपको इस तरह की क्लासेस हमें मिलती रहेगी। यही हमारा एक मोटिवेशन है कि आप सब बच्चे जो है इसे सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं अपने दोस्तों को, ताकि सारे बच्चों को फ़ायदा हो। मेरा जो मोटिवेशन है ये होता है कि हमारे जो क्लासेस है मैक्सिमम बच्चों को मिले और उन्हें एग्जाम के अंदर हेल्प मिले और उनका सिलेक्शन हो। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो या फिर लिम्फ नोड। रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है बच्चों, बोन मैरो में।
आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोन मेरो में। और इससे रिलेटेड अगर आपसे पूछा जाए आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, तो अब आपको बताना बच्चों 120 डेज लाइफ स्पैन आरबीसी का। किसका बच्चों? आरबीसी का। ये भी सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना 120 दिन। विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड? ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाने वाली इनमें से कौन सी जो है वो वेन होती है? क्या वो पल्मोनरी वेन होती है? क्या वो पल्मोनरी आर्टरी होती है? क्या बच्चों? सी और डी को तो पहले ही हटा दीजिए, क्योंकि ये वेन है, ये वेना क्या होती है, ये नहीं लेके जाती। इनके अंदर तो है कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो देखिए मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुका है, बता चुका है। वैसे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में फ्लो करता है? आर्टरी में फ्लो करता है, लेकिन एकमात्र ऐसी आर्टरी हमारी बॉडी की जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो होती है वेन। और वो वेन कौन सी होती है बच्चों? होती है पल्मोनरी वेन। याद रखना है, पल्मोनरी जो वेन होती है इसके अंदर तो जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसके अंदर जो ब्लड होता है वो बच्चों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। रैपिड रिवीजन क्लास का क्वेश्चन नंबर 41 सिलेक्शन सेशन का, ये क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना है अच्छी तरह से। चार आपके सामने ऑप्शन है। क्वेश्चन कह रहा है वह कौन सी स्थिति जिसमें बुखार का दैनिक तापमान 2 डिग्री से अधिक बदलता है लेकिन सामान्य नहीं होता है? यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि टेम्परेचर 2 डिग्री का चेंजेस होता है लेकिन वो नॉर्मल नहीं होता, फीवर आता रहता है। तो उससे किस तरह का फीवर कहेंगे बच्चों? उसे हम कहेंगे रेमिटेंट फीवर। यानी वो डिग्री, ऐसा फीवर जिसमें 2 डिग्री का परिवर्तन होता है, 2 डिग्री का परिवर्तन होता है टेम्परेचर आप असेस करते हैं, लेकिन वो नॉर्मल कभी भी नहीं आता, तो उससे हम बोलेंगे रेमिटेंट फीवर। उससे हम क्या बोलेंगे बच्चों? रेमिटेंट फीवर। लेकिन एक जो अपन बात करें इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट की अगर बात करें तो इसमें करता है बॉडी टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट करता है। बार बार है कि उसमें निरंतर अंतराल में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, उसको अपन बोलेंगे इंटरमिटेंट फीवर। बच्चों रिलैप्सिंग फीवर की बात करें तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। किसकी वजह से? बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, जिसका मुख्य लक्षण क्या होता है? हेडेक होता है, मसल्स एक होता है, और ये मुख्य रूप से एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब अपन बच्चों बात करते हैं क्राइसिस। क्राइसिस क्या होता है? कि क्राइसिस जो होता है कि किसी व्यक्ति को हाई ग्रेड फीवर है, लेकिन वो जो उसका टेम्परेचर है वो डाउन चला जाता है, उसका जो टेम्परेचर है वो डाउन चला जाता है। हाई, मैं बता रहा हूँ क्राइसिस के बारे में। क्राइसिस का हाई ग्रेड फीवर है और वो फीवर जो है वो डाउन चला जाता है, उसको अपन बोलते हैं क्राइसिस। बच्चों क्राइसिस जो होता है वो दो तरह के होते हैं। क्राइसिस जो होता है वो दो तरह के होते हैं क्राइसिस। एक होता है ट्रू क्राइसिस, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, और एक होता है फॉल्स क्राइसिस। अगर अपन बात करें बच्चों ट्रू क्राइसिस की, तो ट्रू क्राइसिस का मतलब होता है कंडीशन ऑफ पेशेंट इम्प्रूव। यानी कि ट्रू क्राइसिस, मैंने क्राइसिस बताया कि टेम्परेचर हाई ग्रेड टेम्परेचर रहता है, यानी कम होता है, बॉडी का तापमान कम हो जाता है, लेकिन उसमें भी क्या होता है कि कम होने के साथ साथ में उस पेशेंट की स्वास्थ्य अच्छा होता है, उसकी कंडीशन इंप्रूव होती है। फॉल्स क्राइसिस में क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होता है लेकिन स्थिति सामान्य नहीं होती है। उससे बोलते हैं बच्चों फॉल्स क्राइसिस। यानी टेम्परेचर तो कम होगा लेकिन अभी उसकी बॉडी में इन्फेक्शन है, अभी उसको हेल्थ प्रॉब्लम, अभी वो ठीक नहीं हुआ, तो उससे अपन बोलेंगे फॉल्स क्राइसिस। तो ये था आपका इंटरमिटेंट फीवर, रेमिटेंट, रिलैप्सिंग और क्राइसिस के बारे में। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में कह रहा है कि ड्यूरिंग फिजिकल असेसमेंट व्हाट इज द टर्म फॉर द साउंड हर्ट व्हेन परक्यूशिंग ओवर ए लंग फिल्ड विद द फ्लूइड। यानी कि फेफड़े है उसके अंदर पानी भरा हुआ है, और फेफड़ों के अंदर पानी भरा हुआ है, लेकिन जब शारीरिक परीक्षण करते हैं तो तरल पदार्थ से भरे हुए फेफड़े यानी कि उनमें फ्लूइड भरा है, तो किस तरह की आवाज़ आएगी जब आप टेपिंग करेगी? टेपिंग करने पे क्या वो रेजोनेंस होगी, क्या वो हाइपर रेजोनेंस होगी, क्या वो डल होंगी, या फिर टिम्पेनिक? यानी
क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि लंग्स में पानी भरा है और पानी भरा है तो उसमें टैप करते हैं, टैप करने पे किस तरह की साउंड आएगी, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया किस रोग में पाया जाता है, मलेरिया, टाइफाइड, निमोनिया या फिर टिटनस। बी इसका राइट आंसर है टाइफाइड के अंदर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपातकालीन में शिशु की नाड़ी जांचने का सही स्थान कौन सा होता है, रेडियल, कैरोटिड, ब्रेकिल या फिर आर्टरी। यानी इमरजेंसी के अंदर शिशु एक इन्फेंट की जो है आप आर्टरी कौन सी चेक करेंगे बच्चों, राइट आंसर करना है ब्रेकियल आर्टरी। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच फेज ऑफ कोर्सक ऑफ साउंड रिप्रेजेंट डायस्टोलिक बीपी इन द एडल्ट। पांचवी फेज, इसका जो राइट आंसर है वो है फिफ्थ, फेज नंबर फिफ्थ। जब आप बीपी चेक करते हो तो उसकी अलग अलग फेज होती है, लेकिन जब आप बीपी चेक करते हो पांचवी फेज में चलते हैं तो बच्चों वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एपिकल एंड रेडियल पल्स के अंतर को क्या कहते हैं। एपिकल और रेडियल पल्स के बीच में जो अंतर होता है उससे अपन बच्चों बोलते हैं पल्स डेफिशिएट, उसको अपन क्या बोलते हैं, पल्स डेफिशिएट। लेकिन जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक इनके बीच का जो फर्क होता है इसको अपन बोलेंगे बच्चों पल्स प्रेशर। इसे हम क्या कहेंगे, पल्स प्रेशर। और जो पल्स डेफिशिएट होता है वो होता है एपिकल और रेडियल के बीच में जो डिफरेंस होता है उससे अपन बोलते हैं पल्स डेफिशिएट। क्वेश्चन नंबर 46 यदि बीपी कप बहुत छोटा है तो रीडिंग कैसी होगी। बच्चों अगर बीपी का कप ज़्यादा छोटा है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा और प्रेशर ज़्यादा लगाने की वजह से बीपी जो होगी वो फॉल्सली हाई होगी, यानी हाई बीपी दिखाएगा जो कि गलत होगा। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है आंतरिक श्वसन गैसों का आदान प्रदान किनके बीच में होता है, एल्वियोलाई, ब्लड, एयर या फिर लंग्स, ब्लड एंड टिश्यू। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। कोर बॉडी टेम्परेचर मापने का सबसे सटीक तरीका कौन सा होता है बच्चों, बताना है रेक्टल। आपको बताना है रेक्टल। अगर आप रेक्टल टेम्परेचर और एक्सिलरी करेंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर जो होता है वो कम आता है, 1 डिग्री कम आता है। ओरल से अगर आप रेक्टल में करते हैं, ओरल का जो टेम्परेचर आएगा अगर आप रेक्टल से करते हो तो 1 डिग्री ज़्यादा आता है, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन एक्यूरेट मेथड, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए एक्यूरेट मेथड यानी एक्यूरेट जो टेम्परेचर है कब आएगा कि किस रूट से चेक करें, तो आपको बताना है रेक्टल। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है रेस्पिरेटरी रेट 28 पर मिनट इज कॉल्ड। 28 पर मिनट अगर रेस्पिरेटरी रेट है उससे बोलेंगे टैकीपीनिया। टैकीपीनिया नॉर्मल जो बच्चों रेस्पिरेटरी रेट होती है वो कितनी होती है, वो होती है 12 से 20। अगर 20 से ज़्यादा है, अगर 20 से ज़्यादा है ये होगी नॉर्मल, और 20 से ज़्यादा है तो उससे बोलेंगे टैकीपीनिया। और 12 से अगर कम है बच्चों, 12 से अगर कम है तो उससे बोलेंगे ब्रेडीपीनिया। टेंशन नहीं लेना है, चिंता नहीं करना है, क्योंकि आपके रैपिड रिवीजन क्लासेस ही रहने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर डिस्कस करने वाले। कल एक फिर बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर के आऊँगा जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगी। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है टेक्निक यूज टू असेस एडिमा। एडिमा को असेसमेंट करने के लिए कौन सी यूज़ करते हैं टेक्निक। इन्फेक्शन का मतलब होता है बच्चों देखना, पाल्पेशन का मतलब है कि जहाँ पर भी सूजन होती है हम पाल्पेट करके पता लगाते हैं कि स्वेलिंग कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है बी, पाल्पेशन। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर योर काइंड अटेंशन, और मिलेंगे अगली क्लास के साथ एक बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन के साथ में। सारी सब्जेक्ट को हम रैपिड रिवीजन के साथ अटेम्प्ट करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी मदद करेगी। फिर मैं कहूँगा जिन बच्चों ने इस चैनल को लाइक नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि इसी तरह की बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्लास आपको मिलने वाली है। थैंक यू सो मच।